वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोग का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। एसिड्स और बेस के बारे में कहानी स्टार्ट होने जा रही है आज। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उसके बारे में आपने कुछ कॉन्सेप्ट सुने होंगे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंसन-लोडी कॉन्सेप्ट, लीवर्स कॉन्सेप्ट, यूसाइनोविच मॉडल, लक्स फ्लर थ्योरी, एसएचएवी प्रिंसिपल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुने होंगे। उन कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने जा रहा हूं होते क्या है। बेसिकली ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें केमिकली बताते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। केमिकली नेचर से बताते हैं कि हमारी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। क्या एसिड और बेस को जांचने के लिए सिर्फ यही तरीका है? मैं कहूंगा नो। हमारे पास कुछ बेसिक बातें भी हैं, कुछ जनरल चीजें हैं जिसे हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। लेट्स सपोज कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? आपको 5 चीजें याद करनी पड़ेंगी और वो मैंने 5 चीजें लिख दी है। हमें 5 चीजें याद करनी है। एसिड्स का अंदाजा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस का अंदाजा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने ना ये लीमू लिया है और मैंने साबुन लिया। अगर मैं इस लीमू का टेस्ट करता हूं, लेट्स सपोज, तो ये माउथ पक्कर है। ये माउथ पक्कर है। अब ये माउथ पक्कर क्यों है? इसके अंदर एक एसिड है। अब वो एसिड का नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड खट्टा होता है, तो ये खट्टा खट्टा लग रहा है मुझे, तो ये आमतौर पे खट्टा होता है। इसका मतलब ये हुआ, क्या सर सारे एसिड खट्टे होते हैं? मेरा आंसर होगा यस। ये मेरे पास साबुन है, इसके अंदर ना अगर मैं इसको टेस्ट करूंगा ना तो पहली बात पागलों वाली बात होगी। दूसरी बात, हाँ अगर कभी भूल के अचानक मैंने टेस्ट कर लिया तो मुझे करवा लगेगा। तो इसका मतलब ये करवा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक बेस है और वो है पोटाशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और वो करवी होती है। क्या सर सारी बेसिस करवी होती है? मेरा आंसर होगा यस। तो मतलब क्या सर सिर्फ यही तरीका है कि हम किसी एसिड और बेस को टेस्ट करके अंदाजा लगाएंगे कि वो एसिड है या बेस है? मेरा आंसर होगा नो। आपने ये तरीका यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज मैंने आपके सामने इसका टेस्ट तो किया, लेकिन मैंने इसका टेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर जो बेस है वो डेंजरस है और वो मेरी जुबान को मतलब वो खराब कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बहुत सारे बेसिस होती है। तो ऑलमोस्ट काफी सारे डेंजरस एसिड भी होती हैं, डेंजरस बेसिस भी होती हैं। तो हमें ये वाला तरीका यूज नहीं करना। तो फिर सर आप पढ़ा क्यों रहे हैं? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये वाली बात जनरल है, ये वाली बात कॉमन है। एसिड्स के अंदर और बेस के अंदर कुछ बेसिस ऐसी होती हैं जो डेंजरस नहीं होंगी, वो बहुत वीक बेसिस होती है, तो उनका टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन हर बेस का टेस्ट नहीं करना, हर एसिड का टेस्ट नहीं करना। इसलिए आप लोगों ने इस तरीके से अवॉइड करना है। ओके, पहली बात हमें तरीका समझ आ जाना चाहिए एसिड्स होते क्या है। एसिड्स आमतौर पर सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेसिस आमतौर पर बिटर होती हैं। तो ये तो दो हमारी घर में प्रैक्टिकल एग्जांपल पड़ी हुई है। हमारे घर में बहुत सारे एसिड पड़े हुए हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे एसिड्स हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारी बेसिस भी हैं, हमारे घर में बहुत सारी बेसिस हैं जिनका हमें आइडिया ही नहीं है। हमें सबका आइडिया लगाना है। कैसे लगाएंगे? आमतौर पर जो बेसिस होती हैं वो अगर आप उनको पकड़ोगे ना तो स्लिपरी टू टच होती हैं, वो स्लिप होने वाली होती है। बेसिस आमतौर पर स्लिपरी होती है, लेकिन एसिड स्लिपरी नहीं होते। अगली बात, सर हमें कोई अच्छा तरीका बताए जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है, लिटमस पेपर टेस्ट, और उसके लिए हमारे पास ये है 2 लिटमस पेपर। अब इन 2 लिटमस पेपर का मतलब क्या है? हमारे पास ना एक है ब्लू लिटमस पेपर, एक रेड है। इन दोनों में ऐसी क्या चीज है? कलर भी डिफरेंट है। क्या है ये? हम ना सिंपल फिल्टर पेपर ले लेते हैं, उस फिल्टर पेपर के ऊपर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लगाते हैं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से इसका कलर ब्लू है और इसका कलर है रेड। इसके ऊपर डिफरेंट लगाया, इसके ऊपर हमने डिफरेंट लगा दिया। अब ये दोनों फिल्टर, ये लिटमस पेपर है, ये ब्लू है और ये रेड है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं ना इसको एसिड में डालूंगा ना तो ये ब्लू से रेड हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा ये एसिड पड़ा होगा। अगर मैं इस रेड वाले को ना बेस में डालूंगा ना तो ये रेड से ब्लू हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करती है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, हमें नुकसान भी नहीं होगा और एसिड्स का और बेस का अंदाजा लग जाएगा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं अपने टॉपिक में से। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। मैं एसिड्स के बारे में लिखा हुआ है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स आमतौर पे खट्टे होते हैं। क्या सर सारे एसिड्स खट्टे होते हैं? मेरा आंसर होगा यस। सर ये एसिड का मतलब तो बता दें। बेसिकली एसिड हमने एक वर्ड है एसिडस, एसिडस, एसिड का लफ्ज हमने निकाला है एसिडस से, एसिडस से, और एसिडस का मतलब होता है सोर, खट्टा खट्टा। एसिड्स आमतौर पे एसिडस से निकाल, खट्टा होता है। अच्छा, और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, वो बिटर होती है, करवी होती है, एंड स्लिपरी टू टच, और स्लिप। अगर आप लोगों ने ना सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को अगर लैब में देखा हो ना तो स्लिपरी टू टच होते हैं, और इसके अलावा कोई भी बेस हो ना तो ऐसा ही होता है।
एसिड्स कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, और बेसिस कैन टर्न रेड लिटमस टू द ब्लू, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, अगर मैं किसी मेटल के ऊपर एसिड को डालूंगा ना तो वो उसको जंग लगा देगा। तो एसिड्स आर करोसिव होते हैं, एसिड करोसिव होते हैं, लेकिन बेसिस करोसिव नहीं होती, दे आर नॉन करोसिव एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है और इनकी वजह से क्रोजन हो सकती है। आगे, देयर एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स का एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, दो में से कोई एक भी हो तो चल जाएगा काम, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या किसी सॉल्यूशन के अंदर आयंस होने चाहिए, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या आयंस भी नहीं है तो फिर करंट पास नहीं करेगा। तो एसिड्स क्या करते हैं, जब इनको वाटर में डालेंगे तो आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, और वही आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। बेसिस क्या करती हैं, देयर एक्वा सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब बेस को भी पानी में डालोगे ना तो वो भी जाके आयंस बनाएगा, और उन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्योंकि ये दोनों आयंस बनाते हैं और आयंस से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लास्ट पॉइंट, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। हमने लेमन की बात की है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। हमारे स्टमक के अंदर एसिड है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा फंक्शन प्ले करता है हमारे स्टमक के अंदर, अगर ये ना हो तो हमारी फूड की डाइजेशन नहीं होगी। हमारे ब्रेन से एक पेप्सिनोजन निकलता है और वो एंजाइम, और वो जब हमारे स्टमक में आता है ना तो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और उसको कन्वर्ट करवाने में HCl का ही रोल होता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फास्फोरिक एसिड होता है, हमारी बॉडी के अंदर HCl होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एसिड्स और भी होते हैं। आप लोगों ने खुद ही ढूंढने हैं आप कौन कौन से होते हैं, कार्बोनिक एसिड भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं, आप लोगों ने खुद ही अंदाजा लगाना है। लास्ट पे है न्यूक्लिक एसिड, ये भी हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये कि एसिड की एग्जांपल बता रहा हूं। अब एसिड के बारे में ना एक बात और भी जनरल करने जा रहा हूं मैं, और वो क्या है, एसिड्स की जो है ना आमतौर पे पीएच होती है लेस देन 7, एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7, लेकिन जो बेसिस होती हैं उनकी पीएच होती है ग्रेटर देन 7, इनकी पीएच 7 से ग्रेटर होती है। लास्ट पे अगर बात करें इसकी एग्जांपल, तो सोप के अंदर बेस होती है। अब बेस दो तरह की होती है, एक तो बेस वो है जो बेबी को पसंद होती है, आपने सुना होगा बेबी को बेस पसंद है, तो वो उसमें यही बेस होती है NaOH, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम डालते हैं, तो हम इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा के ना बहुत सारे मेन रोल भी हैं, हम जितनी भी क्रीम्स बनती हैं उसमें कास्टिक सोडा को डालते हैं, हम जितने भी फेस वॉश बनते हैं उसमें कास्टिक सोडा को डालते हैं, हम जितनी भी चीजें साफ करने वाली, गंदे मुंह को साफ करने वाली चीजें जितनी भी होती हैं उसमें हम कास्टिक सोडा डालते हैं। अब कास्टिक सोडा का मतलब है ना, इसमें लफ्ज बार बार बोल रहा हूं कास्टिक का, बेसिकली ये OH की वजह से हम इसको कास्टिक का नाम देते हैं, कास्टिक। तो कास्टिक का मतलब होता है OH, और OH हम कास्टिक क्यों बोलते हैं, कास्टिक का मतलब होता है टू बर्न, टू बर्न, टू बर्न, ये जला देता है, ये जला देता है, टू बर्न, ये जलाएगा, मतलब कास्टिक सोडा ये चीजों को, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती है और ये चीजों को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, बर्न कर देता है। तो ये है मेरे पास सोडा पोटाश या पोटाश सोडा, तो ये है मेरे पास कास्टिक सोडा, तो चीजों को बर्न कर देता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, जितनी भी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं वो सारी इसी से बनती हैं, और इसके अलावा हम फेस वॉश बनाते हैं उसमें भी ये डालते हैं, और क्लींजिंग एक्शन के लिए मोस्टली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मेन बात एक और, हम घर में अगर मेहमान ज्यादा आ जाए ना, बर्तन ज्यादा धोने के लिए किचन में ले जाए, तो वहां पे सिंक के अंदर पानी आमतौर पर खड़ा हो जाता है, वो पानी नीचे नहीं जा पाता, पास का सिंक पे पानी खड़ा हो जाता है, उस पानी को निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, बाजार से पुड़िया मिलती है 10 रुपए की, 20 रुपए की पुड़िया मिल जाएगी, और उसके अंदर हम डालते हैं NaOH, कास्टिक सोडा डालते हैं। अब ये लाके ना हम पुड़िया, उसके ओपन जो सुराख होता है ना वहां पे हम अपने बेसन से ना हम सिंक में से सारा पानी बाहर निकाल लेते हैं। पानी निकालने के बाद उसमें जो सुराख होता है ना उसके ऊपर एक पुड़िया इसकी डाल देते हैं, और ये उसमें जब जाएगा ना तो जाके जितना भी क्लॉग, जितनी भी चीजें फंसी होंगी सबको निकाल देगा, उनको बर्न कर देगा, उनको डाइजेस्ट कर देगा, तो उस वजह से हमारा पाइप साफ हो जाएगा और सारा पानी ऐसे ऐसे वहां से नीचे निकल जाएगा। तो मतलब ये हुआ कास्टिक सोडा जो होता है ना इसका बहुत ज्यादा रोल भी है। और अगर आप लोगों ने, मैंने अभी आपको साबुन दिखाया था, उस साबुन के अंदर भी कास्टिक सोडा ये NaOH इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा साबुन फेस पे लगाओगे ना, बार बार मुंह धोगे, आपकी स्किन पे ड्राइनेस हो जाएगी, स्किन खुश्क हो जाएगी आप लोग की। इसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा क्रीम इस्तेमाल करेंगे या कोई भी तरह की चीज इस्तेमाल करेंगे, फेस वॉश बार इस्तेमाल करेंगे, आपकी स्किन रफ हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और ये हमारी स्किन को ऊपर से ना उसकी जिल्द को बर्न कर देता है, जला देता है, और ज्यादा क्रीम इस्तेमाल करने से हमारी स्किन बर्न हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अब मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह है कि एसिड्स और बेस के बहुत ज्यादा इस्तेमाल है जिसका हमें आइडिया ही नहीं है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। तो आगे एंट एसिड, आप किसी भी डॉक्टर की
प्रिस्क्रिप्शन से बगैर भी आप मेडिकल स्टोर पर जाके ना एंटी एसिड की मेडिसिन ले सकते हैं। ये करता क्या है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में इनसॉल्युबल होता है। अगर पानी में हल करना भी हो तो 0.0009 ग्राम 100 ग्राम पानी में हल हो सकता है। इतना 0.0009 ग्राम बहुत कम पानी में हल होता है, इनसॉल्युबल है। ओके, इसका सस्पेंशन हम बना लेते हैं, इसका सोल्यूशन बना लेते हैं। उस सोल्यूशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टमक के अंदर एसिडिटी को रिमूव करवाने के लिए। अगर किसी को स्टमक में एसिडिटी है तो रिमूव करवा सकता है। हार्ट बर्न, अगर आपको दिल में जलन हो रही है तो आप लोग इसकी एंटी एसिड वाली मेडिसिन यूज करेंगे तो ठीक हो सकता है। तो इस तरह ये हमारी बॉडी में नॉर्मल डाइजेशन को प्रोसेस को करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इसका भी यूज होता है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है और ये भी हमारी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर एसिडिटी को रिमूव करवाएगा और बॉडी की नॉर्मल रूटीन को सही कर देगा, नॉर्मल रूटीन में ले आएगा बॉडी को। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें हैं एसिड्स के बारे में और बेस के बारे में। हम अपने घर में जितने भी वॉशरूम साफ करने वाले वो लोशन इस्तेमाल करते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। इसी तरह हम जितने पकोड़े खाते हैं, जितनी भी चीजें तली हुई खाते हैं वो सारी ऑलमोस्ट बेसिस होती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चीजें एसिडिक भी जा रही हैं, बेसिक भी जा रही हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर बहुत ज्यादा एसिड हो जाए तो हमें एक बीमारी होगी जिसका नाम है एसिडोसिस, फिर बंदे की डेथ हो सकती है। हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा अगर बेस इस्तेमाल करेंगे, हम अंदर बॉडी में लेके जाएंगे, हमें अल्कलोसिस की बीमारी हो जाएगी जिसकी वजह से बंदे की फिर डेथ हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी में एसिड भी है, बेस भी है, लेकिन दोनों की जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम, वो मेंटेन की फॉर्म में है, जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये हुआ अल्लाह ताला ने जिस जगह पे भी बैलेंस रखा हुआ है वहां पे हर चीज बेहतरीन चलती है। तो हमें हर चीज को बैलेंस ही रखना चाहिए। ये बातें हैं जनरल बातें जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। अब हम केमिकली बताने जा रहे हैं कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रोंसन-लोडी कॉन्सेप्ट क्या है, लीवस कॉन्सेप्ट क्या है, यूसेनोविच मॉडल क्या है, लक्स फ्लड थ्योरी क्या है, एसएचएबी प्रिंसिपल क्या है, सारी बातें अब पढ़ने जा रहे हैं। ये है मेरा पहला लेक्चर। इसके फौरन बाद आपको इसी प्लेलिस्ट में मेरे ओल्ड लेक्चर भी मिल जाएंगे जिसमें मैंने बाकी सारे लेक्चर 1 बाय 1 पढ़ाने हैं और एसिड बेस के पूरे चैप्टर को मैंने पढ़ाना है। उसके लास्ट में मैंने आपको इंडिकेटर्स भी समझाने हैं, थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर भी समझाऊंगा, फिनॉक्सिलिन का समझाऊंगा, मिथाइल ऑरेंज का समझाऊंगा। इसीलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ आना स्टार्ट हो जाए। आके आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है? आर्हीनियस ने कहा था एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे ना किसी भी सब्सटेंस को और वो जाके हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा तो हमारे पास एसिड होगा। लाइक मिसाल के तौर पे मैं जनरल बात करूंगा पहले, दिस इज HA। लेट्स सपोज ये एक एसिड है। कैसे पता चलेगा एक एसिड है? उसके लिए आप इसको डालोगे वाटर के अंदर, इसने बनाया है H पॉजिटिव आयन और प्लस बनाया है A नेगेटिव आयन। तो मतलब अगर आप किसी सब्सटेंस को वाटर में डालोगे वो H आयन प्रोड्यूस करेगा तो वो एसिड होगा। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इट इज एन एसिड। मिसाल के तौर पे दिस इज ए HCl। मैंने HCl को डाला है वाटर के अंदर और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव आयन और प्लस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Cl नेगेटिव आयन। क्योंकि इसने H आयन प्रोड्यूस किया है, दिस इज एन एसिड। लेट्स सपोज मेरे पास है HNO3। तो HNO3 को मैंने जब वाटर में डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, उसने कन्वर्ट हो जाना है H पॉजिटिव आयन और प्लस NO3 नेगेटिव आयन। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक एसिड होगा। लेट्स सपोज मेरे पास है H2SO4। तो H2SO4 को जब मैं वाटर में डालूंगा इसने प्रोड्यूस करने हैं 2H आयंस प्लस SO4 2 माइनस, तो 2 प्रोड्यूस करेगा तो ये भी हमारे पास एसिड होगा अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आगे है H3PO4। अगर मैं इसको डालूंगा वाटर के अंदर तो इसने बनाना है 3H आयंस और प्लस बनाएगा PO4 3 माइनस, इसने 3 बना दिए तो ये भी मेरे पास एक एसिड होगा। तो ये सारे के सारे एसिड्स होंगे। तो बेस क्या होगी? बेस इज ए सब्सटेंस which dissociate in aqueous solution to give hydroxide ion। अब हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है ये OH नेगेटिव आयन। तो जब OH नेगेटिव आयन वाटर में प्रोड्यूस करेगा तो वो हमारे पास बेस होगी। लाइक मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूं BOH और BOH को अगर मैं वाटर में डालता हूं उसने बनाना है B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, तो ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्साइड आयन, मेरे पास बेस होगी। मैं इसी तरह बात करूंगा NaOH। अगर मैं इसको डालता हूं वाटर के अंदर इसने बनाना है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। क्योंकि इसने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किए हैं, दिस इज आल्सो ए बेस। लेट्स स्टार्ट Ca एंड OH ट्वाइस। इसको वाटर में डालेंगे, इसने बनाना है Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव आयन। क्योंकि इसने ये वाले प्रोड्यूस किए हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, मतलब ये बेस होगी। इसी तरह मैं बात करता हूं AlOH थ्राइस। इसको डालेंगे अब वाटर के अंदर
तो इसने बनाना है Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव आयन, तो इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किए हैं। दिस इज आल्सो ए बेस। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस ने क्या कहा, मेन बात याद रखनी है, इसने कहा एसिड बोलना ही उसको है जिसको पानी में डालेंगे तो H आयन देगा। तो मतलब एक्वस मीडियम में अगर H आयन प्रोड्यूस करेगा तो एसिड होगा, और अगर एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा तो बेस होगा। इसके अलावा कोई बात दूसरी है ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट की खामी भी है, और एक नहीं है, काफी सारी खामियां मैंने लिमिटेशंस लिख दी हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द एक्वस मीडियम। सिर्फ पानी के अंदर हल, मतलब अगर पानी नहीं होगा तो क्या वो मेरी चीज एसिडिक नहीं होगी? होनी चाहिए। जो चीज एसिडिक है वो पानी में भी एसिडिक है, पानी के बाहर भी एसिडिक होनी चाहिए। तो मतलब हमें इस कॉन्सेप्ट में खामी नजर आई। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड SO3 आर एसिड्स। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मेरे पास एसिडिक होता है, लेकिन इनके पास प्रोटॉन देने के लिए है ही नहीं, इनके पास हाइड्रोजन आयन देने के लिए है ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ये एसिड नहीं है। हकीकत में एसिड है, लेकिन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स नहीं है। इसका मतलब आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। अगली बात, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम ऑक्साइड ये बेसिस हैं, लेकिन इसके पास OH आयन नहीं है देने के लिए। तो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट ये बेस नहीं है, लेकिन हकीकत में वो बेस हैं। तो मतलब आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, ये बेस कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमें किसी नई कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अगली बात, एसिड्स गिव H आयन। तो मतलब इसने कहा था एसिड्स वो होते हैं जो H आयन को देते हैं। तो H आयन तो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक रिएक्टिव स्पीशी है, जस्ट एक अनस्टेबल स्पीशी है। तो मतलब ये हुआ एसिड्स भी अनस्टेबल स्पीशी बनाएगा। एक बात और, मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूं। इसने कहा एसिड वो होता है जो H आयन को लूज करेगा। अच्छा, अगर ये H आयन देता है तो कोई लेने वाला भी तो होगा ना। इसका मतलब कोई H आयन लेगा तो ये देगा, जब कोई आगे लेने वाला ही नहीं होगा तो ये H आयन देगा कैसे? इसका मतलब ये हुआ इसके कॉन्सेप्ट में ये भी खामी नजर आ रही है। तो H आयन ये देगा, एसिड मानते हैं। H आयन डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसकी अपना आजाद वजूद नहीं है। अगर तो H आयन खुद आजाद रह सकता हो तो मानते हैं कि स्टेबल चीज बनेगी, तो मानते हैं कि H आयन लूज कर सकता है। हकीकत में लूज नहीं कर सकता, चूंकि वाटर के अंदर चूंकि वो H आयन जो होता है ना वो कोई आगे लेने वाला भी होना चाहिए। मेरा बात करने का मकसद ये है कि H आयन को जब तक कोई लेगा नहीं तो ये देगा नहीं। तो जस्ट सिर्फ इतनी बात करना कि एक्वस मीडियम में H आयन को लूज करना, इतनी बात ठीक नहीं है। कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। मॉडिफिकेशन के लिए हमें नई बात की जरूरत पड़ी, और वह है ब्रोंसन-लोडी कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के पहले एक बात आपसे और भी करना चाहूंगा, और वो ये है, यहां पे इसने एक प्रोटॉन को लूज किया है, इसने 2 प्रोटॉन दिए हैं, इसने दो दिए हैं, इसने 3 दिए हैं। तो मतलब प्रोटॉन तो डिफरेंट दे रहे हैं। मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन कोई 1 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है। तो मतलब हाइड्रोजन आयन देने की एबिलिटी अलग अलग है। तो इस सब के लिए ना मैं एक बात बोलने जा रहा हूं। कुछ हमारे पास है लाइक प्रोटिक एसिड्स, ऐसे एसिड जो सिर्फ एक प्रोटॉन को लूज करेगा। दूसरी बात, कुछ होते हैं डाई प्रोटिक एसिड्स, कुछ होते हैं ट्राई प्रोटिक एसिड्स, और इसी तरह कुछ होते हैं जिनको सिंपल कर देते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है, और वो ये है, मोनोप्रोटिक का मतलब एक प्रोटॉन को रिलीज करना है, मतलब लूज करेंगे ओनली 1 प्रोटॉन। अब ये एक प्रोटॉन को लूज करेगा। अब ये क्या करते हैं, ये लूज करते हैं 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन को लूज करेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये लूज करेंगे 3 प्रोटॉन्स। अब ये क्या करेंगे, ये लूज करेंगे मैनी प्रोटॉन्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन लूज कौन सा करते हैं? मैं सबसे पहले एक एग्जांपल से बात सारी स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेट्स सपोज मेरे पास है दिस इज CH3COOH, मेरे पास है एसिटिक एसिड। मैं आपके सामने बात करूंगा, एसिटिक एसिड इज ए मोनोप्रोटिक एसिड। ये सिर्फ ऐसा एसिड है जो एक ही प्रोटॉन को लूज कर सकता है, हालांकि इसके पास हाइड्रोजन 3 ये हैं और एक ये हैं 4। हालांकि although it contain 4 हाइड्रोजन आयन, हमें पता है इसके पास 4 H आयन है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक ही प्रोटॉन को लूज करेगा। क्यों? वाई? अच्छा वो जरा सुनिएगा।
मैं इसके स्ट्रक्चर को ऐसे लिखूंगा, CH C डबल बॉन्ड O और यहां पे H। अब प्रोटॉन, अब ये प्रोटॉन जो है ना ये ऑक्सीजन से लगा है, एंड ऑक्सीजन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये उस कार्बन से लगे हैं जो कि एक जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। तो अब इनका जो बॉन्ड बनेगा वो ऑलमोस्ट वीकली पोलर है, वीकली पोलर है, और इसका जो बॉन्ड बनेगा वो तो हाईली पोलर है, हाईली पोलर है। तो मैं आपसे बात यही करना चाहूंगा कि प्रोटॉन वो वाला रिलीज करेगा, प्रोटॉन वो वाला रिलीज होगा जो कि किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होगा। प्रोटॉन वो रिलीज होगा जो कि एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड या हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड से प्रोटॉन रिलीज होगा, लेकिन जो वीकली पोलर होते हैं उसका बॉन्ड प्रोटॉन रिलीज नहीं होता। तो मतलब ये हुआ कि ये वाले प्रोटॉन रिलीज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोटॉन ये वाला रिलीज हो सकता है। मैं आपसे ना कुछ बातें और करता हूं, लाइक दिस इज HCl, इसके पास प्रोटॉन ही एक है तो रिलीज करेगा तो ये एक प्रोटॉन देगा, तो ये दिस इज ए मोनोप्रोटिक एसिड। दूसरी बात, दिस इज ए H2SO4, ये क्या करेगा, ये दो प्रोटॉन को रिलीज करेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, दो प्रोटॉन, तो मतलब डाइप्रोटिक एसिड। मैं बात करता हूं चेंज, लाइक दिस इज Al, और मैं फर्ज करें बात करता हूं H3PO4, तो ये करेगा 3H पॉजिटिव आयन प्लस PO4 3 माइनस, तो तीन प्रोटॉन रिलीज करेगा, ट्राइप्रोटिक एसिड होगा। तो मतलब ये हुआ प्रोटॉन रिलीज कौन सा होता है, प्रोटॉन रिलीज वो होगा जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होता है। लाइक कार्बन से वो वाले प्रोटॉन रिलीज नहीं हो सकते, कार्बन वाले प्रोटॉन रिलीज नहीं हो सकते, सिर्फ यही प्रोटॉन रिलीज होगा। तो मतलब आपने याद रखना है, अगर कोई एसिड एक प्रोटॉन रिलीज करने की एबिलिटी रखता है तो मोनोप्रोटिक एसिड, अगर दो करेगा तो डाइप्रोटिक एसिड, अगर तीन करेगा, ट्राइप्रोटिक एसिड चार करेगा या ज्यादा करेगा तो पॉलीप्रोटिक एसिड भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा प्रोटॉन रिलीज वही होगा जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होगा, जिसका बॉन्ड हाईली पोलर होगा, और जिसका बॉन्ड वीकली पोलर होगा वो वाला प्रोटॉन रिलीज नहीं होता। ये दिस इज ऑल अबाउट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्रोंसेलोडी कॉन्सेप्ट होता है, फिर हम लीवस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एंड फर्दर सारे कॉन्सेप्ट की डिटेल से बात करेंगे। अगला लेक्चर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।